ओके बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज किडनी। ठीक है, वैसे तो किडनी और यूरिटर का जो चैप्टर है वो कंबाइंड दिया हुआ है बेले एंड लव के अंदर, लेकिन मैंने इसको स्प्लिट करके रखा है स्केड्यूल में ताकि हम दोनों चीज़ों को डिटेल में और आराम आराम से पढ़ सकें। दूसरी बात ये कि खास तौर पे जिन लोगों ने मेडिसिन के लेक्चर्स लिए थे उनको भी ये वाली बात पता होगी कि मैंने कहा था कि कुछ चीजें हम लोग जो सर्जरी में नहीं करने वाली वो सर्जरी के पेपर में आती ही नहीं है, तो वो मेडिसिन के ही एस्पेक्ट से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि वो हम लोग मेडिसिन के अंदर ही करेंगे। बाकी जो चीजें हैं बच्चे जो सर्जिकली इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग सर्जरी के हिसाब से यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चे ये कि किडनी की जो नॉर्मल आर्टीरियल सप्लाई होती है वो बच्चों को अक्सर नहीं आती होती है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक इमेज दिखा दूं यहाँ पे। आई होप कि आप सब लोगों को मेरा इमेज जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, विजिबल होगा। तो ये देखें बच्चे, सबसे पहली बात ये कि जो रीनल आर्टरी होती है ये आके डिवाइड होती है किडनी के सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं कि जो किडनी के सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली किडनी के 5 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट, वो पीछे की तरफ होता है। मैं आपको इमेजिनरी डायग्राम में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैं ये बात क्लियर कर दूं। बाकी होता है एपिकल सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। तो टोटल हो गए 5 सेगमेंट्स दोनों किडनी के अंदर, 5 होते हैं। हर सेगमेंट की अपनी आर्टीरियल सप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। ये प्लीज मेरा एरो गौर से फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनर्स आपसे कॉमनली पूछते हैं कि किडनी का आर्टीरियल सिस्टम बताएं, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता। सेगमेंटल आर्टरीज हैं। सेगमेंटल आर्टरीज बच्चे फिर जाके डिवाइड होती हैं इनटू लोबार आर्टरीज। हर सेगमेंट के अंदर अपने अपने लोब्स होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे लोबार आर्टरीज बन गई। लोबार आर्टरीज के बाद बच्चे जब लोब्स के बीच में आर्टरी ट्रेवल करती है, फर्दर इनकी डिवीजन होती है, तो दैट इज नोन एज इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है, इंटरलोबार आर्टरीज जो है बच्चे वो ट्रेवल करती हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपको पता है कि किडनी का जो इनर पोर्शन होता है दैट इज नोन एज मेडल्ला। ठीक है, और जो आउटर पोर्शन है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिको मेडलरी जंक्शन के ऊपर आपको जो आर्टरीज नजर आती हैं, ये देखें जरा गौर से। इंटरलोबार आर्टरी के बाद यहाँ पे बिल्कुल कॉर्टिको मेडलरी जंक्शन पे जो आर्टरी प्रेजेंट है दैट इज नोन एज आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, ये जो आर्कुएट आर्टरीज होती हैं फिर ये मल्टीपल छोटी 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 लोब्यूल्स की आर्टरी में डिवाइड होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से फिर लोब्यूलर आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली बात ये क्लियर करवानी थी कि ये प्रॉपर जो आपको इसका सीक्वेंस है डिवीजन का वो लाजमी आना चाहिए। एमसीक्यू के हिसाब से ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल आर्टरी डिवाइड करती है इनटू सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड करती है इनटू लोबार आर्टरी, लोबार आर्टरी डिवाइड करती है इनटू इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है, जो इंटरलोबार आर्टरी होती है ये देती है आर्कुएट आर्टरीज, और आर्कुएट आर्टरीज जो होती हैं ये फिर देती हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। और फिर हर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आपका निकलता है आफ्रेंट आर्टरियोल। फिर वहां पे ग्लोमेरुलस में कैपिलरी का प्लेक्सस बनता है, पोर्टल सिस्टम एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, पहला जो कैपिलरी का सेट है वो बनता है, और फिर इसकी तरफ से बनता है इफरेंट आर्टरियोल। फिर इफरेंट आर्टरियोल से वीनस जो प्लेक्सस बनता है वो ट्यूब्यूल्स को सराउंड करता है जिनको हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स बनते हैं, और फिर इसी इसी फॉर्म में इंटरलोबार, इंटरलोब्यूलर, सेगमेंटल और रीनल ये वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर वापस इनकी ड्रेनेज इंफीरियर वीना केवा में होती है। अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि रीनल आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा। ठीक है, और लेटरल ब्रांच है एओर्टा की, और जो रीनल वेन होती है बच्चे ये ड्रेन करती है इनटू इंफीरियर वीना केवा डायरेक्टली। ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज आपको एनाटॉमिकली एक कॉन्सेप्ट देता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे कैंसर्स को स्टडी करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंफीरियर वीना केवा है, इसके अंदर राइट साइड की रीनल वेन जो है वो ड्रेन कर रही है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड की रीनल वेन जो है बच्चे वो ड्रेन कर रही है, ये लेफ्ट साइड की है और ये राइट साइड की है। एक फर्क आपने याद रखना है कि लेफ्ट साइड की रीनल वेन के अंदर लेफ्ट साइड की सुप्रा रीनल वेन भी ड्रेन करती है। ठीक है, और लेफ्ट साइड की गोनेडल वेन जो होती है वो भी ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। दूसरी चीज आप ये देखें कि राइट साइड पे ऐसे नहीं है।
राइट साइड पे राइट साइड की जो सुप्रारीनल वेन होती है वो इंडिपेंडेंटली ड्रेन करती है, और राइट साइड की जो गोनेडल वेन होती है वो इंफीरियर वीना केवा में इंडिपेंडेंटली ड्रेन करती है। ये मैंने आप लोगों को सेकंड ईयर की एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया है। कैंसर के स्प्रेड में इसकी सिग्निफिकेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एनाटॉमिकली इतना ज्यादा फोकस किया। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें नेक्स्ट जो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बताना है, उसके बाद हम लोग जो किडनी का टॉपिक है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज के ये रीनल इंजरीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए बच्चे वेट कीजिएगा। जी, ये देखें बच्चे, ये वाली क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पहले मेरे साथ करनी है। मैं रीनल इंजरीज जो है वो अभी आप लोगों को करवाने लगा हूं। ठीक है, पहले आप लोग मेरे साथ रीनल इंजरीज कर लें, क्योंकि ये वाला टेबल आपकी बुक में कहीं भी नहीं मौजूद और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता कि रीनल इंजरीज क्या होती हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सर्जन इन ट्रॉमा के हिसाब से रीनल ट्रॉमा की, लिवर ट्रॉमा की और स्प्लीन के ट्रॉमा की अपनी अपनी डिवीजन है। ये प्रॉफ का टिपिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ जाता है, ये याद रखिएगा। आपको दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू दे देता हूं कि एक बंदे को ट्रॉमा हुआ है जिसके अंदर रीनल लैसरेशन है जो कि कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम से के अंदर पूरी की पूरी स्प्रेड की हुई है। वो कौन से ग्रेड की इंजरी होगी? तो दैट वुड बी ग्रेड 4 लैसरेशन। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू आ जाता है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किंग एडवर्ड्स वालों के लिए खास तौर पे और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी, लेकिन किंग एडवर्ड्स का तो बहुत टिपिकली ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। फातिमा जिन्ना के अंदर भी पहले ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, और एमसीक्यूज में सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने इसको अलग से एक इसकी कलरफुल डायग्राम निकाली है। तो ग्रेड 1 है बच्चे, नॉर्मल में है, हीमाचूरिया विद नॉर्मल इमेजिंग स्टडीज, यानी कि हीमाचूरिया है लेकिन कोई किडनी की अपेरेंट डिस्टर्बेंस हमें नहीं मिली, कोई पैरेंकाइमल कॉज हो सकती है। या तो आपको किडनी की कॉन्फ्यूजन मिल सकती है या किडनी का हीमाटोमा। और हीमाटोमा किस वैरायटी का बचे? सिर्फ नॉन एक्सपेंडिंग सब कैप्सूलर हीमाटोमा। किडनी जो कैप्सूल उसको कवर कर रहा है, उस कैप्सूल के नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ हीमाटोमा मिलता है। अगर यहाँ पे मैं इसको क्लियर करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि ये किडनी का कैप्सूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने हीमाटोमा डेवलप करवा दिया कैप्सूल के नीचे। ये आपका ग्रेड 1 है। अच्छा जी, ग्रेड 2 में भी हीमाटोमा और लैसरेशन, लेकिन ग्रेड 2 का हीमाटोमा जो होता है वो होता नॉन एक्सपेंडिंग ही है, लेकिन पेरीनेफ्रिक हीमाटोमा होता है जो कि रेट्रोपेरिटोनियम तक कन्फाइंड होता है। ठीक है, पेरीनेफ्रिक का मतलब है कि किडनी के अराउंड जो एरिया है, इमीडिएटली किडनी के बाहर जो एरिया है, दैट इज पेरीनेफ्रिक एरिया। लैसरेशन किस किस्म की हो सकती है? या तो हीमाटोमा प्रेजेंट हो इस वैरायटी का, या लैसरेशन प्रेजेंट हो इस वैरायटी की जो कि कॉर्टिकल लैसरेशन हो, बिल्कुल सुपरफिशियल 1 सेंटीमीटर से भी कम, जो कि कलेक्टिंग सिस्टम को इफेक्ट ना कर रही हो। तो ये मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो दिस वुड बी जस्ट लाइक दिस, कि लेस देन 1 सेंटीमीटर की सुपरफिशियल, बिल्कुल आपको पता है ना कि आउटर आपकी कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स की ये सुपरफिशियल लेयर है, ये मिड लेयर है, ये डीप लेयर है। ठीक है, तो बिल्कुल सुपरफिशियल ये लीजन होगा, इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये ग्रेड 2 है। उसके बाद आ गया ग्रेड 3। ग्रेड 3 के अंदर बच्चे हम लोग हीमाटोमा का जिक्र यूजुअली नहीं करते और कहते हैं कि ऐसी रीनल लैसरेशन, ठीक है, जो कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो डेप्थ के अंदर, लेकिन वो कलेक्टिंग सिस्टम को इफेक्ट ना कर रही हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो दैट वुड बी लाइक दिस। थोड़ी सी मैंने बड़ी शो कर दी है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ग्रेड 3। ग्रेड 4 के अंदर है दो तरह की वेराइटीज, या तो वास्कुलर इंजरी हो, वास्कुलर इंजरी से मुराद ये आपको बिल्कुल ये क्लियर होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है तो ये किडनी का हाइलम है, किडनी की हाइलम पे किडनी की आर्टरी और किडनी की जो वेन है वो दोनों एंटर हो रही होती हैं, दैट इज नोन एज रीनल पेडिकल। ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो रीनल पेडिकल की जो इंजरी होती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं वास्कुलर इंजरी के अंदर। ग्रेड 4 की लैसरेशन में बचे रीनल लैसरेशन जो कि थ्रू आउट द किडनी एक्सटेंड कर रही हो, ठीक है, और पूरे कॉर्टिकल सिस्टम, कलेक्टिंग सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर रही हो, दैट वुड बी ग्रेड 4। और वास्कुलर कैटेगरी इसकी क्या है? इंजरीज इन्वॉल्विंग द मेन रीनल आर्टरी और वेन विद कंटेन्ड हैमरेज या सेगमेंटल इन्फार्क्ट हो। आप इतना कॉम्प्लेक्स ना याद करें, सिर्फ ये याद करें कि मेन आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो, जो मेन रीनल आर्टरी है उसकी। अच्छा, ग्रेड 5 क्या है? यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन एवल्जन, ठीक है, या शैटर्ड और डीवास्कुलराइज्ड किडनी,
और वास्कुलर में है कंप्लीट लैसरेशन और थ्रोम्बस ऑफ द मेन रीनल आर्टरी और वेन विच डीवास्कुलराइजेस द किडनी। अब आप ये देखें बच्चे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो तरह की क्लासिफिकेशन इसने बताई है। यहाँ पे आपको पता है कि कैलिसेस हैं, यहाँ से आपका जो यूरिटर है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रीनल पेल्विस है। ये कहता है इसकी कंप्लीट एवर्जन हो जाए, ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाए अगर किडनी से, तो दैट वुड बी ग्रेड 4। अगर हम लोग इसकी वास्कुलर की बात करें तो अगर ये पूरे का पूरा ट्रांजैक्ट हो जाता है, पूरे के पूरे इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, ये कट जाता है, तो ये भी आपका ग्रेड 5 होगा, ठीक है। सॉरी अगर मैंने गलत बोला है, इसको ठीक कर लीजिए कि अगर पूरे का पूरा यूरिटर और पेल्विक जंक्शन सेपरेट हो जाता है तो ये ग्रेड 5 होता है, और जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाए वेसल्स की तो ये भी ग्रेड 5 है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको मैंने शुरू शुरू में करा दिया, क्योंकि आप लोगों की जो बुक्स हैं उसके अंदर इसको नहीं दिया हुआ, और ये वाला टॉपिक जो है बच्चे एमसीक्यूज के अंदर भी आ जाया करता है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे जो आप लोगों को टॉपिक कराना है बहुत इंपॉर्टेंट कि किडनी के अंदर किसी भी किस्म का कोई मैस एग्जिस्ट करता हो तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। आप ये देखेंगे कि मैंने आपकी बुक से हट के ये थोड़ी सी अप्रोच अपनाई है कि पहले आप लोगों को बता दूं कि रीनल मैस में हम लोग करते क्या हैं। रीनल मैस जो होता है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किडनी आपकी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन है जो कि ट्यूमर से ज्यादा किस चीज के लिए नोटोरियस है, सिस्ट के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है, किडनी के अंदर जो सिस्ट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बाकी ऑर्गन्स की निस्बत। तो अब हम लोगों को किडनी के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई हमें मैस मिल रहा है तो हमें कैसे प्रोग्रेस करना है कि वो ट्यूमर है या सिस्ट है, और ट्यूमर है तो क्या है, मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, और सिस्ट है तो क्या है, सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। तो इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक चार्ट मिला है मुझे, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखें कि आपको आपको आप ये चार्ट क्यों स्टडी करते हैं। मैं इस चार्ट को फर्दर जूम नहीं कर सकता, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं इधर से ही आपको ये समझा रहा हूं, मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। कभी भी रीनल मैस अगर हम देखते हैं तो हम लोग पहले दो तरह की हमारे पास बातें आती हैं, या तो हमें क्लिनिकली सस्पेक्ट होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलता है कि बंदे को रीनल मैस है, या नंबर 2 इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल सकती है कोई और इन्वेस्टिगेशन कराते हुए या किसी और प्रोसीजर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फीमेल की कोई पेल्विक कंप्लेंट है या एब्डोमिनल कंप्लेंट है किसी मेल की, और मैं उसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन एंड पेल्विस कराता हूं और मुझे किडनी में कुछ नजर आ जाता है, तो दैट वुड बी एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। अच्छा, अब इन दोनों केसेस के अंदर सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्यों? क्योंकि सिस्ट को डायग्नोज करने के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है, जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता कि सिस्ट की क्या डेफिनेशन होती है। बच्चे, सिस्ट हम लोग कहते हैं एपिथेलियल लाइन सैक को, ठीक है, एपिथेलियम लाइन सैक कंटेनिंग फ्लूइड, ठीक है, या फिर एयर, फ्लूइड या एयर, ये दोनों चीजें कंटेन कर सकती है। अच्छा, ये तो सिस्ट की डेफिनेशन हो गई। अब आप ये देखें कि जो बर्सा होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। बर्सा की भी यही होती है कि एपिथेलियम लाइंड सैक है, लेकिन उसके आगे आप ये मेंशन कर देते हैं दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस। अच्छा, फिर आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सिस्ट भी हो गया, बर्सा भी हो गया, तो फिर एब्सेस क्या होती है। ये मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक बातें बता रहा हूं। तो एब्सेस हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पस, ठीक है, लोकलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पस भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि आप उसके प्रॉपर कंटेंट्स बताएं, जैसे आपका लोकलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलर डेब्रीज, ठीक है, सेलुलर डेब्रीज प्लस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं कहते कि एब्सेस के अंदर सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो डेड सेल्स हैं वो हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों होते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें बच्चे कि जो सिस्ट होती है, अब हमने अल्ट्रासाउंड पे पिक करनी है कि सिस्ट किस वैरायटी की है, सिंपल सिस्ट है या सॉलिड मैस है या कम्प्लेक्स सिस्ट है। अगर सिंपल सिस्ट है तो कोई आपने फॉलो अप नहीं करना पेशेंट का, आपने उसको ये कहना है कि जब किसी किस्म की कोई कंप्लेंट हो, कोई दर्द महसूस हो, आपको कमर के अंदर कोई भारीपन महसूस हो, तो आपने आना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखो कि अगर आपको कोई सॉलिड मैस मिलता है या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट मिलती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होती है, फिर आपने क्या करना है, सीटी स्कैन करवाना है,
ठीक है, सिटी स्कैन पे देखो अब आप लोगों को क्या क्या फाइंडिंग मिल सकती है। सिटी स्कैन पे बच्चे सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपको बिनाइन मिलता है, ठीक है, तो बिनाइन को यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि इट इज अ सूडो ट्यूमर। ठीक है, सूडो ट्यूमर की वैरायटी हम लोगों को ये मिली है। तो फिर हम लोग इसके अंदर भी फॉलो अप का नहीं कहते अनटिल एंड अनलेस के पेशेंट को कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है एएमएल। ये एएमएल क्या चीज है बच्चे, ये किडनी से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए अभी फिलहाल आप इसको रहने दें। पहले आप लोग ये दो जो और प्रोबेबल टाइप्स हैं उनको करें, फिर आप एएमएल पे आइएगा। ठीक है, तो सॉलिड इंटरमीडिएट अगर वैरायटी की है और दूसरी है सॉलिड लाइकली मैलिग्नेंट। सॉलिड जो है बच्चे इंटरमीडिएट नहीं, सॉरी, इनडिटर्मिनेट वैरायटी। इनडिटर्मिनेट का वैरायटी का ये मतलब है कि आपको क्लिनिकल फाइंडिंग, ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो है आपको मैलिग्नेंसी लग रही है या नहीं, और आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो फिर आप यूरोलॉजी रिव्यू करवाएंगे, फॉलो अप करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसके अंदर सर्जरी के लिए आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें बच्चे कि जो एएमएल है इसको भी मैं क्लियर कर दूं साथ ही इसके कि एएमएल एक है तो बिनाइन फॉर्म का ही किडनी से रिलेटेड ट्यूमर, लेकिन ये बाकी टिश्यूज में भी पाया जाता है। दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक रेयर वैरायटी का ट्यूमर है, इसलिए अगर आप लोग अपने फ्लो चार्ट में ये नहीं भी मेंशन करते तो दैट्स टोटली फाइन। अब एएमएल से बनता क्या है, एएमएल इज एक्चुअली एंजियोमायोलाइपोमा। ठीक है, जो कि बिनाइन ट्यूमर है, रीनल नियोप्लाज्म है जिसके अंदर फैट भी हो सकता है, वास्कुलर कंपोनेंट भी होता है और स्मूथ मसल का कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो कि अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है मैथ की जो कि मैलिग्नेंसी की तरफ पॉइंट आउट करती है, तो फिर आप दो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। रीनल सेल कार्सिनोमा का पाथवे फॉलो करते हैं, उसकी इमेजिंग स्टडीज करवाते हैं, या फिर आप बायोप्सी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वगैरह की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन और अदर इमेजिंग भी इसके अंदर सजेस्ट कर सकता है। यानी कि बेसिक बताने का पर्पस ये है कि जब आप सॉलिड या लाइकली मैलिग्नेंसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप फिर इसके अंदर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपको ये मैलिग्नेंसी नहीं मिलती, बिनाइन फॉर्म भी नहीं मिलती, और आपको कोई सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, तो सिस्ट की क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं बच्चे कि आप लोगों की बेले एंड लव के अंदर सिस्ट की क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं दी हुई। किडनीज की सिस्ट किस टाइप की होती हैं, क्या नाम होता है उनका, वॉशिंगटन मैनुअल के अंदर और श्वार्ट्ज प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी दोनों में रीनल सिस्ट की क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम कहते हैं बोस्नियक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रीनल सिस्ट मैसेज। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इवन के पीजीज को भी ये नहीं आती, उनको तो खैर कुछ आता ही नहीं होता, बहुत ही कम। तो आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ें, आप लोगों को आगे काम आएगा। रीनल सिस्ट क्या होती हैं प्लीज जरा मेरे साथ स्टडी कीजिएगा। और इस टेबल की सबसे अच्छी बात यह है कि साथ ही साथ इसने मैनेजमेंट भी दी हुई है, और यूनिवर्सिटी के अंदर 5 मार्क्स का एग्जैक्ट ये एसईक्यू आ चुका है पहले पेपर्स के अंदर कि सिस्ट की क्लासिफिकेशन लिखें जो रीनल सिस्ट होती हैं। आप लोगों ने डिजीजेस पढ़ी हैं मेडिसिन के अंदर, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और एडल्ट ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, डोमिनेंट और ये दोनों। तो ये इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोस्नियक कैटेगरी 1 के हिसाब से जो सिस्ट होती है दैट इज अ सिंपल सिस्ट। अब एक बात याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बोलूंगा सिर्फ उसको अंडरलाइन कीजिएगा, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। थिंग्स शुड बी इजी फॉर अस। सिंपल सिस्ट होती है जिसके अंदर थिन वॉल होती है। ठीक है, ये मैं आपको ड्रॉ भी करके बता देता हूं, थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो जाए कि फॉर एग्जांपल अगर एक ये सिस्ट है और ये बिल्कुल थिन वॉल है और इसके अंदर हमें फ्लूइड मिलता है और ये एपिथेलियल लैंड है, एपिथेलियल लैंड है तो इसलिए मैं इसको जरा सा ना डबल करके ऐसे शो कर रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप देखो दूसरी जो आपकी क्लासिफिकेशन है दैट है, और इसका रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी 0 है और इसको हम लोग मैनेज भी नहीं करते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के ये साइज में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए और सिम्टम्स कॉज करे। नंबर 2, अच्छा, ऐसी सिस्ट जिसके अंदर थोड़े थोड़े सेप्टा डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और उसके अंदर बच्चे आप ये देखो कि कैल्सिफिकेशन भी अपेयर होना स्टार्ट हो गई है। तो आप ये देखो कि मेरी एक बात याद रखना, जब भी बॉडी में कहीं सिस्ट डेवलप करे और उसके अंदर सेप्टा डेवलप होना शुरू हो जाए ऐसे ऐसे करके, ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक सेप्टम,
ये दूसरा सेप्टम, ये तीसरा सेप्टम, ऐसे ऐसे करके हनी कॉम्ब अपीयरेंस आने लग जाती है। तो ये जो सेप्टा डेवलप होते हैं ये मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करते हैं, या आपका क्लिनिकल सस्पिशन रेज होना चाहिए इस बात पे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो थोड़े थोड़े सेप्टा अगर डेवलप हो जाएं या फिर कैल्सिफिकेशन हो तो दैट वुड बी ग्रेड 2। ग्रेड 2F क्या है, आप जरा देखिएगा। मल्टीपल थिन सेप्टा, मिनिमल वॉल थिकनिंग और थिक कैल्सिफिकेशन कैन बी, ये अटेनुएशन देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल अगर थिन सेप्टा आ जाए इसके अंदर और इसके अंदर वॉल थिकनिंग, मिनिमल वॉल थिकनिंग मिले आपको, सेप्टा भी थिन है और जो वॉल थिकनिंग है वो भी कम है लेकिन कैल्सिफिकेशन ज्यादा है। उसके बाद है क्लास 3, वॉल्स और सेप्टा विद मेजरेबल एनहांसमेंट। मेजरेबल एनहांसमेंट से मुराद ये कि सिटी स्कैन पे प्रॉपरली इनकी एनहांसमेंट अप्रिशिएबल होती है। वो अब अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों को वो सिटी मतलब जितना डिटेल में पढ़ा हो उसको पता होता है कि एनहांसमेंट का क्या मतलब है। क्लास 4 के अंदर आता है कंटेन्स एनहांसिंग सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स, यानी कि सिस्ट के अंदर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट आपको मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। कोई स्मूथ मसल का, कोई पैरेन्काइमेटस कंपोनेंट मिलना शुरू हो गया है। तो अब आपने याद ये रखना है बेसिकली, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो क्लास 2F सिस्ट होती है इसके लिए हम लोग सर्विलेंस करते हैं, ठीक है, इमेजिंग करते हैं, इसको सिर्फ मॉनिटर करते हैं। क्लास 1 और 2 के अंदर जो सिर्फ प्लेन 2 है, 2F नहीं, 2 जो सिर्फ है, उसके अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं करते। क्लास 3 और 4 दोनों के अंदर रिजेक्शन और एब्लेशन को कंसिडर करते हैं और जो हाईएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है वो ग्रेड 4 का है। ये वॉशिंगटन मैनुअल की पिक्चर थी। दूसरी जो मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं ये है श्वार्ट्ज प्रिंसिपल की, बहुत अच्छी पिक्चर है ये भी, ठीक है। और 2F का नाम बेसिकली हमने 2F इसलिए रखा है, ये देखें यहाँ पे मेंशन भी इसने किया हुआ है कि इसको हमने फॉलो अप करते रहना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए बच्चे ये आप लोगों को टेबल निकाला है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो तैयार कर ले। वॉशिंगटन मैनुअल वाला आपके लिए मेरे हिसाब से सूटेबल है और इजी है, वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को वापस लेके आता हूं उसी टेबल पे जो कि हम लोग रीनल मैसेज के लिए देख रहे थे। बेसिकली सर्जरी में करने के लिए किडनी के सबसे इंपॉर्टेंट रीनल मैसेज हैं, या तो ट्यूमर किडनी का या फिर किडनी की जो सिस्ट होती हैं उनका आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखें कि इसने बताया है कि बोस्नियक 1-2 है तो कोई इमेजिंग नहीं करनी, बोस्नियक 2F है तो फॉलो अप करना है, बोस्नियक 3 और 4 है तो सर्जरी और एक्टिव सर्विलेंस करनी है। और साथ ही साथ क्योंकि आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करते हैं इस केस के अंदर जिसके अंदर ऐसी ग्रेड 3 और 4 की सिस्ट बनी हो, खास तौर पे ग्रेड 4 वाली सिस्ट, तो फिर आपने इस केस के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा का जो वर्कअप है वो लाजमी करवाना है, ठीक है। ये बच्चे आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हम लोगों ने पहले कर लिया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा अब आप ये देखो बच्चे कि जो सिस्ट होती हैं किडनी की, तो इनको यूजुअली हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीट बच्चे बेसिकली ट्रीटमेंट इनका यही बनता है कि अगर ये सिम्टम्स कॉज कर रही हो तो हम लोग इनके लिए नेफ्रेक्टमी जो होती है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोई अलग से इनका ट्रीटमेंट नहीं होता और ना बेले एंड लव ने इनकी डिटेल को मेंशन किया हुआ है और ना बाकी बुक्स ने भी, बस यही लिखा है कि जो नेफ्रेक्टमी होती है उसे ही कंसिडर किया जाता है अगर फुल ऑन ब्लोन सिम्टम्स के साथ जो सिस्ट होती हैं वो प्रेजेंट करें तो, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इमेज। जी ये देखें बच्चे, जो किडनी का ट्रॉमा है उसके लिए ये एक और इमेज है। आज का लेक्चर आप लोगों को थोड़ा रैंडम लग रहा होगा लेकिन बात बेसिकली ये है कि बेले एंड लव के अंदर जो यूरोजेनिटल सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं लिखा गया। एब्डोमेन बहुत अच्छा है लेकिन यूरोजेनिटल मैं प्रेफर यही करूंगा कि जो बच्चे बेले एंड लव का पढ़ रहे हैं तो वो यूरोजेनिटल को बेले एंड लव से ना भी करें तो दैट्स फाइन। उसके लिए आप बेशक वॉशिंगटन मैनुअल को फॉलो कर लें या मेरा लेक्चर फॉलो कर लें क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में जगह जगह से चीजें उठाई हैं, बेले उसके अंदर पूरी नहीं है। दूसरी चीज आपको यह बताऊं कि किडनी की जो सर्जरीज हैं उनकी डिटेल करने की जरूरत अतन नहीं है, ठीक है। और मतलब आप एज अ जनरल सर्जन फाइनल ईयर में आप जनरल सर्जरी को जब पढ़ रहे हैं या सिस्टमिक सर्जरी को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को यूरोलॉजी की सर्जरीज नहीं भी आती इतनी डिटेल में तो दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन एब्डोमेन की लाजमी आनी चाहिए। अच्छा तो बच्चे ये भी वही वाला टेबल है रीनल ट्रॉमा को डील करने वाला, कोई इसके अंदर न्यू या अजीब नई बात नहीं है, ये मैंने बस आप लोगों को कहा कि शो कर दूं। अच्छा अब मैं आप लोगों को बच्चे पहले फ्लो चार्ट्स पढ़ाना चाहता हूं उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे।
बहुत ही खूबसूरत मुझे 2 फ्लो चार्ट्स मिले हैं और मेरा दिल खुश हो गया है कि आप लोगों की पूरी बेले की बात इसके अंदर समराइज हो गई है। अब देखो जरा ये क्या बात है। कहता है कि रीनल ट्रॉमा 2 तरह का होता है, फ्लो चार्ट्स में इसने बताया है। ब्लंट ट्रॉमा होता है, ठीक है, और जो दूसरा ट्रॉमा होता है दैट इज पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा यानी कि किसी नॉन शार्प ऑब्जेक्ट से जो कि ब्लंट है इटसेल्फ। जैसे आप कह लो फॉर एग्जांपल हॉकी से किसी को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, या एक्सीडेंट के दौरान कोई बाइक का हैंडल लग गया है फ्लैंक वाले एरिया में। तो इस केस में हम लोग क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, क्योंकि जो ट्रॉमा का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा बेटर दिया हुआ है बेले में, बाकी कुछ इतना मजे का नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली। तो ये फ्लो चार्ट बहुत सफिशिएंट है इस मामले में। अब ये देखें कि ब्लंट ट्रॉमा के अंदर 2 तरह का प्रोटोकॉल है। अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, उसके वाइटल्स ठीक हैं, पल्स, बीपी, सैचुरेशन, उसका रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, अच्छा, और अगर नहीं ठीक तो फिर क्या करना है। अगर हीमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल है तो हम देखते हैं कि उसको हीमाचूरिया है या नहीं। अगर विजिबल हीमाचूरिया है, मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस हीमाचूरिया है, तो कंट्रास्ट इनहैंस्ड सिटी स्कैन करवाएंगे विद यूरोग्राफिक फेज। यूरोग्राफिक फेज अगर आपको नहीं भी लिखना दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन ये लाजमी पता होना चाहिए कि हम लोग कंट्रास्ट इनहैंस्ड सिटी करवाते हैं इस केस में, ठीक है। नंबर 2, अगर नॉन विजिबल हीमाचूरिया है तो फिर हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें फिर ये देखना है ना कि कितना सिवियर इंपैक्ट था जिसकी वजह से इंजरी हुई है। अगर कोई छोटी मोटी चीज से ट्रॉमा हुआ है, फिर उसके लिए भी हम लोग यही करवाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हम लोग इतना परेशान नहीं होते ना, असल बात ये है। और अगर बहुत बड़ा किस्म का बड़े इंपैक्ट है, फिर भी आपने यही इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि ग्रेड कौन सा बन रहा है। जो मैंने आपको किडनी की इंजरी के ग्रेड्स करवाए थे पहले, वो इसी वजह से करवाए थे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने इसमें फॉलो क्या करना है। तो ग्रेड 1 से लेके 3 तक है, तो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, डिस्चार्ज करना है अगर नॉन विजिबल हिमाचूरिया परसिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर और अगर कोई ब्रांच आर्टरी से मुराद ये कि पूरी की पूरी रीनल आर्टरी नहीं, लेकिन रीनल आर्टरी की कोई ब्रांच, कोई सेगमेंटल ब्रांच या कोई लोबार ब्रांच आपको शुबा है कि आपको सीटी स्कैन पे पता चल जाता है कि ब्लीड कर रही है एनहांसमेंट के थ्रू, तो फिर आप उसकी एंजियो एम्बोलाइजेशन करते हैं। व्हाट इज एंजियो एम्बोलाइजेशन? यानी कि आप अपनी तरफ से कोई सिंथेटिकली ऐसा प्लग रख देते हैं, ऐसा प्लग बना देते हैं वेसल के अंदर कि वो ब्लीड ना करे। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल अगर यहाँ पे दूं कि अगर ये रीनल आर्टरी है, यहाँ पे एंटर हो रही है और इसकी ये फर्दर ब्रांचेस जा रही हैं ऐसे ऐसे करके, और मैं कहता हूं कि जो इसकी ये वाली ब्रांच है ये मुझे लग रहा है कि ब्लीड कर रही है, तो एंजियो एम्बोलाइजेशन के थ्रू मैं इसके अंदर एक ऐसा स्क्लेरोटिक मटेरियल जो है वो प्लेस कर दूंगा कि इसका ब्लड फ्लो आगे ना जाए, ठीक है, और ये ब्लीड ना करे। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि जब ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा तो फिर क्या ऐसा नहीं होगा कि किडनी का ये वाला पोर्शन जो होगा इसके अंदर इंफार्क्ट डेवलप कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किडनी के अंदर ये एक पार्ट उसका डैमेज हुआ है, ये तो सब ब्रांच है, इसलिए उसने लिखा है कि पूरी रीनल आर्टरी नहीं, बल्कि अगर उसकी ब्रांच के अंदर किसी किस्म का कोई ट्रॉमा है, कोई हिमाचूरिया का वो सोर्स है, तो उसको आप ट्रीट करें, क्योंकि किडनी की कोलेट्रल सर्कुलेशन इतनी अच्छी होगी कि वो इस एरिया को कंपेंसेट कर सके बाय प्रोवाइडिंग इट द रेलिवेंट ब्लड सप्लाई। अच्छा, ग्रेड 4 या 5 है तो फिर आपको 2 तरह का मैनेजमेंट बनता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एक तो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर रीनल पेडिकल जो मैंने कहा था, रीनल वास्कुलर स्ट्रक्चर अगर एवल्व नहीं हुआ, तो फिर आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके साथ एंजियो एम्बोलिज्म का सहारा लेंगे, उसकी हेल्प लेंगे। और अगर रीनल आर्टरी या वेन की एवल्जन है या पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन की एवल्जन है, फिर आप रीनल एक्सप्लोरेशन करते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, जब भी हम लोगों को कोई मतलब जैसे पेट का कोई हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, एक बंदा इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ, हमने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन कराई हैं, सर्जिकल केस बनता है और हमें लगता है कि मतलब हमें इसकी कॉज नहीं पता चल रही कि हम इसको कैसे ट्रीट करें, तो हम लोग उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी कर देते हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है एक्सप्लोर करने वाली, ये देखने के लिए कि उसको किस जगह पे मसला पैदा हुआ है, ठीक है। नंबर 2,
आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी जैसे एब्डोमेन में की जाती है, बिल्कुल वैसे ही किडनी के केस के अंदर एक्सप्लोरेटरी नेफ्रेक्टमी की जा एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेटरी सर्जरी की जा सकती है, सॉरी एक्सप्लोरेटरी नेफ्रेक्टमी नहीं, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी की जा सकती है किडनी की कॉजेस को देखने के लिए। तो आप ये देखें कि अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है और इमरजेंसी लेप्रोटमी की जरूरत है, और खास तौर पे पल्सटाइल या एक्सपेंडिंग हीमाटोमा है। पल्सटाइल या एक्सपेंडिंग हीमाटोमा से ये मुराद होती है, ये बेसिकली इंडिकेशन बन रही होती है कि ब्लीडिंग हुई जा रही है, हीमाटोमा अपने साइज में एक्सपेंड कर ही जा रहा है, तो आपने उस हेमरेज को रोकना है, वरना पेशेंट शॉक में ऑलरेडी चला गया है, वो उसका एग्रेवेट होगा, उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, अब आप ये देख सो सॉरी, अभी आप लोग सस्पेक्टेड पेनिट्रेटिंग रीनल ट्रॉमा की मैनेजमेंट देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो एक्सप्लोरेटरी सर्जरी हम किडनी के केस में करते हैं उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, वो इंडिकेशंस आपको लाजमी आनी चाहिए। सबसे पहले अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है किसी चाकू छुरी नाइफ वगैरह से, किसी बुलेट वगैरह से, तो दो तरह का फिर वही प्रोटोकॉल है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो कंट्रास्ट एनहांस सीटी करवाएंगे, अगर ग्रेड 4 या 5 है तो रीनल एक्सप्लोरेशन करवाएंगे सिंपली, ग्रेड 1 या 3 है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करवाएंगे, ठीक है, और एंजियो एम्बोलाइजेशन आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अदर इंजरीज रिक्वायरिंग लेप्रोटमी, मतलब अगर कोई ऐसी इंजरीज हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि हाँ हमें लेप्रोटमी करनी चाहिए पेशेंट की एक्सप्लोरेटरी, कि बाकी भी कहीं से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो आप वो कर दें। और अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है फिर तो आप लोग डायरेक्टली एक्सप्लोरेटरी इमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे। तो बेसिकली इसका जो प्रोटोकॉल है ये ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। अब आप लोगों को ये बताना है कि जो हमने पढ़ा है कि रीनल ट्रॉमा किसी बंदे को हो जाए तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होती है वो भी तो पता होनी चाहिए ना। तो सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि जो हम लोग उसको लेप्रोटमी कर रहे हैं उसकी किडनी को अप्रोच करने के लिए, वो दो तरह की है, एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं और रिलेटिव इंडिकेशंस हैं। एब्सोल्यूट इंडिकेशन के अंदर है बच्चे परसिस्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज फ्रॉम प्रोबेबल रीनल इंजरी, ठीक है, यानी कि हैमरेज बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिंग या पल्सटाइल हीमाटोमा है। नंबर 2 आप ये देखें कि रीनल पेडिकल एवर्जन ग्रेड 5 जो होता है उसकी अगर इंजरी हो तो फिर तो आपको लाजमी करना है, ठीक है। नंबर 3 पे एक्सपेंडिंग पल्सटाइल और कंटेन्ड हीमाटोमा, वही वाली बात, या तो पेशेंट की हीमोडायनेमिक्स खराब हो रहे हो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, या फिर रीनल पेडिकल एवर्जन हो, या फिर पल्सटाइल हीमाटोमा हो जो कि मतलब इमेजिंग पे विजिबल है खास तौर पे। रिलेटिव इंडिकेशंस बच्चे अगर आप लोग नहीं भी करते तो दैट्स टोटली फाइन, एक दो करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, को एग्जिस्टिंग बाउल इंजरी या फिर लार्ज लेसरेशन ऑफ रीनल पेल्विस, इसी के साथ जो आपका रीनल ट्रॉमा होता है बच्चे ये कवर हो जाता है, ठीक है। ये इतना टफ टॉपिक नहीं है, मुझे तो लगता है कि किडनी का टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है। अब आप लोग ये देखें, अच्छा नियोप्लाज्म्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक नया मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, वो ज्वाइन कीजिए, छोटी सी थोड़ी सी और बातें हैं फिर आपकी छुट्टी है।